नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे और क्या कहा जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसे? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, लेंस बनाने के लिए दोस्तों मिट्टी का या क्ले का इस्तेमाल उपयोग नहीं होता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेंस को बनाने के लिए दोस्तों कांच का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी और किसी भी तरह के क्ले का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारलंग सांगपो के नदी के रूप में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बतानी है कि इनमें से कौन सी नदी तिब्बत से होकर के बहती है और वहां पर यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत से होकर के बहती है और वहां पर इसे यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन कौन सा है जिसके कारण जो पौधे का तना है वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सूरजमुखी का पौधा वो सूरज की ओर, उसका जो तना है वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, आप लोग देखे होंगे। तो बताने हैं कि ये किस हार्मोन के स्रावित होने के कारण होता है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पौधों में स्रावित होने वाले ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो पौधे का तना है दोस्तों वो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है सूर्यमुखी का पौधा। इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और हार्मोन का नाम आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सिन नामक हार्मोन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियां कहां स्थित है। गारो पहाड़ियां, तो आप लोग याद रखेंगे मेघालय में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गारो नामक पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। देखिए दोस्तों, बतानी है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, उसमें दोस्तों गतिज और स्थितिज ये दोनों प्रकार की ऊर्जा मौजूद होती है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा पिंड में होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बतानी है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो आप लोग याद रखेंगे, नरसिम्हा देव प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नरसिम्हा देव प्रथम ने दोस्तों
कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे? आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? नोबेल म्यूजियम, तो आप लोग याद रखेंगे स्टॉकहोम में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नोबेल म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्टॉकहोम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी वीडियो में इसी क्लास में पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे लुईस ई वाटरमैन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फाउंटेन पेन के आविष्कारक का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे लुईस ई वाटरमैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा किस देश से लगी है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि भारत के सर्वाधिक जो राज्य हैं वो राज्यों की सीमा किस देश के साथ लगी है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे नेपाल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए में है नेपाल और बांग्लादेश। ये दोनों देशों के साथ दोस्तों भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नेपाल भी हो जाएगा और बांग्लादेश भी हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, नेपाल से लगे राज्यों के नाम आप लोगों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सभी की सीमा दोस्तों नेपाल देश के साथ लगता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और साथ ही साथ बांग्लादेश भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानकारी के लिए आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा व NTPC परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस पर्वत श्रेणी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बृहत हिमालय श्रेणी को दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस आर्टिकल के अंतर्गत है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28 तक आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि विधान परिषद की जो स्थापना है और इसकी समाप्ति, ये दोनों अधिकार किसके पास है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोनों अधिकार सांसद के पास है, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद की स्थापना एवं इसको समाप्त करना, ये दोनों अधिकार संसद के पास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 10 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? पादप यानी कि पौधे का उत्पाद नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सैक्रिन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों सैक्रिन है ये पादप उत्पाद नहीं है, यानी कि दोस्तों पौधों से संबंधित उत्पाद नहीं है। बाकी आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए में निकोटिन है। निकोटिन आप लोगों को पता होगा, ये तत्व दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है जो कि पादप से ही संबंधित है। ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोगों को पता होगा, ये भी पादप यानी कि पौधे से ही संबंधित है। ऑप्शन सी में है कैफीन। कैफीन भी पौधे से संबंधित है, पादप से संबंधित है, जो चाय या कॉफी में पाया जाता है। तो तीनों क्या है? ये पादप उत्पाद है, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो सैक्रिन है दोस्तों, ये क्या है? ये पादप उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सैक्रिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, बतानी है कि भारत के किसी राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे 500। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं, और न्यूनतम की बात करें यानी कि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम दोस्तों 60 यानी कि 60। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दोनों अंक को अच्छे से याद रखेंगे। मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 दोस्तों सदस्य हो सकते हैं भारत के किसी भी राज्य के विधान सभा में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा फ्यूज यानी कि दोस्तों जो फ्यूज है ये बतानी है कि किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में जो बिजली आती है उस बिजली के किस श्रेणी क्रम में जो फ्यूज है उसको लगाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गर्म तार में यानी कि लाइव वायर में दोस्तों सुरक्षा फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। हमेशा गर्म तार में यानी कि लाइव वायर में दोस्तों फ्यूज का प्रयोग होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांति के कोण के लिए अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि क्रांति के कोण के लिए अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें बतानी है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे चंबल, यानी कि ऑप्शन ए चंबल दोस्तों जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो आप लोग याद रखेंगे अन्नागार, यानी कि ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो दोस्तों कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे अन्नागार, जिसे अनाज का भंडार भी कहा जाता है। अन्नागार क्या है? एक अनाज का भंडार है जिसे दोस्तों आपातकालीन स्थिति में इसे आपूर्ति के लिए बनाया गया था अन्नागार को। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जो क्या है? अनाज का भंडार है। आप लोगों को दोस्तों बता दें, ये आप सभी को पता भी होगा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है ये 1922 ईस्वी में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राखल दास बनर्जी
के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे अन्नागार यानी कि अनाज का भंडार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष कब आयोजित किया गया था? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष, तो आप लोग याद रखेंगे 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बतानी है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमामि बराक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नमामि बराक उत्सव, तो आप लोग याद रखेंगे असम राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नमामि बराक उत्सव असम राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के पिता किन्हें कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के पिता, तो आप लोग याद रखेंगे पाणिनि को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट, तो आप लोग याद रखेंगे हृदय से यानी कि हार्ट से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्यूलोज भीति किसके कोशिकाओं में पाई जाती है? सेल्यूलोज वॉल्स, दोस्तों बतानी है कि ये किसके सेल्स में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पौधे के, यानी कि ऑप्शन सी सेल्यूलोज भीति पौधे के कोशिकाओं में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के कारण मोटी हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। बतानी है कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे लिग्निन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है। देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है? एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है। बिल्कुल दोस्तों, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है लेकिन उस दीवार को विस्थापित कर नहीं पाता है, असफल रहता है। तो बताने है कि वह करता है, यानी कि क्या वह कार्य करता है, यही हमें दोस्तों बतानी है। तो देखिए, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो दीवार को धक्का तो दे रहा है लेकिन उसे वो विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस में गतिज ऊर्जा अर्थात नाइटेक एनर्जी नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे खींचा हुआ धनुष में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा न होकर के इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर किसका एकक है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि अश्व शक्ति यानी कि एचपी हॉर्स पावर किसका एकक है? तो आप लोग याद रखेंगे एक दोस्तों, ये जो एकक है ये शक्ति का एकक है, यानी कि ऑप्शन सी पावर का क्या है? एकक है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर जो होता है ये कुल 746 वॉट के बराबर होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 746 वाट के बराबर
होता है। और अश्वशक्ति किसका एकक होगा? तो ये दोस्तों पावर का यानी कि शक्ति का एकक होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।